नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार यादव कैरियर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण और इससे संबंधित घटनाओं को देखेंगे, साथ ही साथ राज्य के प्रतीक चिन्ह और इसके महत्व को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र का नामकरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक घटना, भौतिक बनावट और प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। बात करें छत्तीसगढ़ शब्द की, तो छत्तीसगढ़ शब्द जो वर्तमान में हमारे राज्य के नाम से प्रचलित है, इसका अस्तित्व 15वीं शताब्दी के अंत में 1493 में आया। इससे पूर्व प्राचीन काल में इसे कौशल, दक्षिण कौशल या महाकौशल के नाम से जाना जाता था। बात करें कौशल, दक्षिण कौशल और महाकौशल की, तो इसके लिए हमें कुछ इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। कौशल शब्द की बात करें तो इस विषय से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न पौराणिक घटनाएं प्रचलित हैं। इसमें से कुछ गाथाएं रामायण काल की हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात करते हैं रामायणकालीन पहली गाथा की, जिसमें उत्तर कौशल के राजा दशरथ का विवाह दक्षिण कौशल के राजा भानुमत की पुत्री कौशल्या से हुआ। निश्चित बात यह है कि कौशल्या का पूर्व नाम भानुमति है, यह इतिहास में उल्लेखित है, परंतु कौशल क्षेत्र में व्युत्पन्न होने के कारण इन्हें कौशल्या के नाम से जाना गया। रामायणकालीन दूसरी गाथा की बात करें तो हमारे राज्य के बलौदाबाजार जिले में तुरतुरिया नामक ग्राम, जहां वाल्मीकि आश्रम स्थित है, यही भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के कनिष्ठ पुत्र कुश के नाम पर इस क्षेत्र को कुश स्थली कहा गया और पूरे भौगोलिक भाग को कौशल कहा गया। कौशल शब्द से संबंधित तीसरी गाथा की बात करें तो यह कोई गाथा नहीं बल्कि एक मत है, जिसमें कौशल क्षेत्र उस विस्तृत क्षेत्र को कहा गया जहां कौशली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कौशल का एक अंग रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण कौशल और महाकौशल के संदर्भ पर इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में कौशल का ही एक क्षेत्र था, परंतु इसका केंद्र जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र को माना जाता है। त्रिपुरी जहां कलचुरियों का निवास स्थान था, कलचुरियों के शासन का केंद्र था। कलचुरियों के शासन क्षेत्र में विस्तार होने के साथ ही यह क्षेत्र कौशल से महाकौशल कहलाया। साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी इनके विस्तार क्षेत्र से अछूता न रहा और रतनपुर क्षेत्र इनके अधीन हो गया। रतनपुर की कलचुरी त्रिपुरी की ही कलचुरी थे, परंतु बीते समय के साथ रतनपुरी कलचुरी त्रिपुरी की कलचुरियों के अधीनस्थ शासन नहीं करना चाहते थे। इसका सही प्रतिरूप जाजल देव के शासनकाल में दिखाई देता है। जाजल देव ने रतनपुर के राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके प्रति उत्तर में त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गयाकर्ण ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण को जाजल देव के पुत्र रतनदेव द्वितीय ने विफल किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का शासन त्रिपुरी के शासन से विभक्त हो गया और महाकौशल जैसे नाम कौशल तक सीमित हो गए। परंतु छत्तीसगढ़ अब भी कौशल का ही एक क्षेत्र था। तो अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो त्रिपुरी के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण कौशल कहा गया। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार यह अस्तित्व में आया और आधिकारिक रूप से प्रयोग किस काल में किया गया। छत्तीसगढ़ नाम के रूप में इस भौगोलिक क्षेत्र को पहचान उत्तर कलचुरी काल तथा मराठा काल से प्राप्त हुआ। कलचुरी शासन काल में उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस भौगोलिक क्षेत्र को कुछ प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया था, जिसमें थे गढ़, बरहो और ग्राम। हम इन प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करें तो गढ़, जिसमें 84 ग्राम तथा इसका मुखिया दीवान कहलाता था। बरहो की बात करें इसमें 12 ग्राम और इसका मुखिया दाऊ होता था। एवं ग्राम की बात करें तो यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसका मुखिया गौटिया कहलाता था। आगे हम गढ़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ शब्द के सूत्रधार कहलाते हैं। रतनपुर की कलचुरी अपनी सत्ता व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अपनी सत्ता में 3 प्रकार की भूमियों को शामिल करते थे, जिसमें था खालसा भूमि, रियासत भूमि और जमींदारी भूमि। खालसा भूमि कलचुरी सत्ता द्वारा स्थापित वह भूमि थी जिसमें रतनपुर की कलचुरी सीधे शासन करते थे। रियासत भूमि की बात करें तो रियासत भूमि में कलचुरियों का सीधा नियंत्रण नहीं होता था। वे अन्य शासकों को हराकर
अपने अधीनस्थ कर उन्हें भूमि वापस कर दिया करते थे। इस प्रकार की भूमि रियासत भूमि कहलाती थी। इनकी संख्या हमेशा 14 ही थी। जमींदारी भूमि रियासत भूमि की तरह ही, जिसमें सीधा प्रशासन न कर जमींदारों के माध्यम से प्रशासन किया जाता था। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी। फॉरेन पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल के अनुसार जमींदारियों की संख्या 33 दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ शब्द का सीधा संबंध खालसा भूमि से था। इनके अंतर्गत गढ़ों को रखा गया था। गढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर तथा 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण की ओर स्थित थे। इन्हीं गढ़ों से छत्तीसगढ़ शब्द का पुनरुद्भव हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गढ़ शब्द या संज्ञा यहाँ पर दुर्ग या किले से नहीं था। गढ़ खालसा भूमि के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई थी, जिसे कलचुरी शासक द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस जानकारी का स्रोत कलचुरी शासक कल्याण साय के राजस्व की पुस्तक से प्राप्त होता है, जिसे आधार बनाकर 1868 में बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने इसका उल्लेख किया। यह क्षेत्र जब मराठों के अधीनस्थ हुआ तो इस क्षेत्र से मराठों के द्वारा चौथ वसूले जाते थे, अर्थात कर वसूले जाते थे। मराठा अधिकारी चिटनीस अर्थात सचिव, फडणवीस अर्थात वित्त प्रभारी के द्वारा वसूले गए चौथ के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ जिला के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ शब्द को एक आधिकारिक रूप मिला और इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ जिला कहा जाने लगा। छत्तीसगढ़ शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति से संदर्भित हमारे विद्वानों और इतिहासकारों में भी विभिन्न मत है। आज चलिए उनके बारे में बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विद्वानों के बारे में कि छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति के संदर्भ में इनका क्या मत रहा है। हालांकि हमारे काफी विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए, परंतु हम मुख्य रूप से 3-4 विद्वानों की जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें अगर हम कनिंघम की बात करें तो प्रसिद्ध कनिंघम पुरातत्ववेदा, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के सर्वे में छत्तीसगढ़ को महाकौशल का भूभाग बताया। तो इसके संदर्भ पर हमें मुख्य रूप से 3 जो हमारे मत हैं उनको हम देखते हैं। पहले नंबर पे जेबी वेंगलर, याद रखिएगा जेबी वेंगलर का जो मत रहा है वो जनश्रुति के आधार पर रहा है। जनश्रुति के आधार पर रहा है। ये जनश्रुति एक बिहार की जनश्रुति है, ठीक है। इसके अनुसार थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, तो बिहार के राजा जरासंध के भय से पलायन कर 36 अंत्यज परिवार जो बिहार के दक्षिण में पलायन करके चले गए थे, और इस पलायन करने के बाद जो दक्षिण का भौगोलिक भूभाग था, इसी क्षेत्र पर ये 36 घर बनाकर निवास करने लगे और यही आगे चलकर छत्तीसगढ़ कहलाया। ये मत जेबी वेंगलर के अनुसार है। तो याद रखिएगा ये एक जनश्रुति मत है, ठीक है। मैं आपको इसलिए ज्यादा बार बार बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जनश्रुति शब्द आया है बार बार, तो आपको याद रखना होगा कि किसका मत किस बेस पर है, ठीक है। सबसे मुख्य आधार क्या होता है, तो जनश्रुति के आधार पर है, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वेंगलर के अनुसार हम ये कहानी पढ़ लेते हैं, परंतु बेस क्या होता है वो हमको जानकारी नहीं होता, तो जानकारी हमारी यहाँ पर जनश्रुति के अनुसार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर हीरालाल और नेल्सन के अनुसार। डॉक्टर हीरालाल जो राय बहादुर हीरालाल है और नेल्सन है, इनका मत जो है छत्तीसगढ़ का पूर्व नाम चेदीसगढ़ था। क्यों ये मत क्यों आता है, तो यहाँ पर है साक्ष्य। इनका जो आधार है, इनका जो मत का आधार है वो साक्ष्य है, ठीक है। इस साक्ष्य की बात करें तो बिलासपुर का एक ग्राम है अमोदा ग्राम, ठीक है। बिलासपुर का एक ग्राम है अमोदा ग्राम, वहां पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में चेदीस से संवत 831 अंकित किया गया है। तो इस मत को देखते हुए हीरालाल और नेल्सन ने इसे चेदीसगढ़ कहा है, ठीक है। अब इनका जो मानना है मैं आपको उसके अनुसार बता दूं, तो इनका जो मानना है वो है कि छत्तीसगढ़ पूर्व में चेदी महाजनपद का हिस्सा था, इसलिए इसको चेदीसगढ़ कहा जाता था। और यही चेदीसगढ़ अंतिम रूप से अभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ कहलाया। यहाँ पर अभ्रंश का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अभ्रंश का मतलब होता है सामान्य बोलचाल की भाषा, या फिर आप विकृत रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी बात को करते करते उसे विकृत रूप में डाल देते हैं, उसे अभ्रंश भी कहते हैं। एक सामान्य भाषा से समझ सकते हैं आप कि चेदीसगढ़ को अभ्रंशित रूप में छत्तीसगढ़ कहा गया, मतलब उसका एक विकृत स्वरूप दिया गया। तो भले ही वो चेदीसगढ़ था पहले, लेकिन ये मत था साक्ष्य के ऊपर। दूसरी बात करें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मत है, भाषा विज्ञान ने इस मत का खंडन किया है, तो यह मत मान्य नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
चिस्म के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा चिस्म के बारे में मैंने आपको पहले ही इतिहास में बता चुका है, अभी आगे के बातों पर बता चुका है। तो ऐसे स्थिति पर हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये सर्वमान्य मत है। हमारा सर्वमान्य मत इसलिए क्योंकि ये आधार एक पुस्तक के द्वारा साहित्यिक रूप से इसे उल्लेखित किया गया है, ठीक है। देखिए बात करें हम लोग यहाँ पर जिस्म के अनुसार की, तो इसका उल्लेख 1868 की पुस्तक में किया गया, इसका उल्लेख किया गया। इस उल्लेख में यह बताया गया कि कल्याण साय की राजस्व पुस्तक, कलचुरी शासक कल्याण साय जो थे उनकी राजस्व की पुस्तक थी, उस पुस्तक में जमाबंदी प्रणाली के बारे में बताया गया था। जमाबंदी प्रणाली एक तरीके से चौथ वसूली की प्रणाली थी, जिसमें खालसा भूमि के अंतर्गत रखे गए गढ़ आते थे, ठीक है। अब उसके अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो जमाबंदी प्रणाली के अंतर्गत 18 गढ़ों में हमारे छत्तीसगढ़ को बांटा गया था, हमारे भौगोलिक भाग को बांटा गया था, जिसमें शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर 18 गढ़ और दक्षिण की ओर 18 गढ़ थे। आपको और एक जानकारी दे दूं कि इन 18 गढ़ों में सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग नहीं आते थे, और यही कारण है कि यहाँ गढ़ों की संख्या एक भी नहीं मिलती। तो मध्य क्षेत्र ही हमारा ये गढ़ के अंदर सम्मिलित था। अब उसी के 18 गढ़ों से छत्तीसगढ़ का नाम आज हमारे वर्तमान रूप से प्रचलित हुआ। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की नामकरण हुई है, हमारे भौगोलिक भाग की नामकरण हुई है। चलिए आगे हम राज्य के प्रतीक चिन्ह और उनके व्यवहारिक अर्थ को समझते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करें। इन प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य को अपनी एक आधिकारिक पहचान के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। यह एक सिंबॉलिक चिन्ह जो राज्य के पूरे स्तर पर अपनी विशेषताओं को बताता है। बात करते हैं हम इसके प्रतीक चिन्हों में। सबसे पहले जिसमें 36 गढ़ों की संख्या, सुनहरे धान की बाली, अशोक स्तंभ, नदियां और विद्युत, ये सारे अंग मिलकर हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्माण करते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले इसे अपनाया गया 4 सितंबर 2001 को। बात करें इन प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर की ओर छत्तीसगढ़, जिनका रंग हरा है, यह सुरक्षा और निरंतरता का प्रतीक यह चिन्ह के बाहर की ओर अंकित है। आगे बात करते हैं सुनहरे धान की बालियों के बारे में। यह धान की बालियां समृद्धि और धन धान्य का प्रतीक, जो हमारे राज्य को कृषि प्रधान राज्य दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक स्तंभ की, जिसे सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राज्य का यह चिन्ह देश के साथ एकता और निष्ठा का प्रतीक। राज्य में यह प्रतीक चिन्ह, जिसमें 4 शेर और नीचे की ओर सत्यमेव जयते अंकित है, इसका रंग लाल है। आगे बात करते हैं नदियों और विद्युत प्रतीक चिन्हों की। विद्युत चिन्ह, जिसका रंग नीला है, यह राज्य के ऊर्जा का प्रतीक है। बात करते हैं नदियों की, जिनका रंग तिरंगे के रंग का है, यह राज्य के जल संसाधन का प्रतीक है। तो इनके तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था 4 सितंबर 2001 को। इस चिन्ह का पृष्ठभूमि सफेद है, जो कि शांति का प्रतीक है। 36 गढ़ों की संख्या, जो सुरक्षा का प्रतीक है, जिसका रंग हरा है। अशोक स्तंभ एकता का प्रतीक, जिसका रंग लाल है। बिजली ऊर्जा एवं सरप्लस पावर का प्रतीक, जिसका रंग नीला है।
धान की बालियां सुनहरे रंगों की समृद्धि का प्रतीक। और अंतिम रूप से बात करें, ऊपर की ओर छत्तीसगढ़ शासन और नीचे की ओर सत्यमेव जयते अंकित है। साथ ही साथ वर्तमान में राज्य का प्रतीक वाक्य गढ़बो नया छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे बात करते हैं। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जो अपने रंगों की विभिन्नताओं और विशेषताओं के लिए अनोखा पहचान रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस है। इसके अन्य नाम पहाड़ी मैना, बस्तरिया मैना और हिल मैना। यह मुख्यतः बस्तर में पाए जाते हैं और सबसे बड़ी विशेषता इसकी, यह इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। इसे अपनाया गया था जुलाई 2001 में और इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में किया जा रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पशु की। वन भैंसा अक्षम्य शक्ति और साहस का प्रतीक। वन भैंसा हमारा राजकीय पशु। इसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुवेलिस। मुख्य रूप से बीजापुर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह इनका प्राकृतिक आवासीय क्षेत्र है। विशेष रूप से ये शाकाहारी होते हैं और इन्हें राजकीय पशु के रूप में जुलाई 2001 को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। साल एवं सरई। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। मुख्य बात है कि छत्तीसगढ़ के सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है और उच्च किस्म का सालवन केसकल घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के बारे में। अरपा पैरी के धार। इसके लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसे अपनाया गया है 18 नवंबर सन 2019 में। लेखक हैं नरेंद्र देव वर्मा, गायक लक्ष्मण मस्तूरिया और ममता चंद्राकर। नदियों का उल्लेख अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती। जिले का उल्लेख किया गया है जिसमें रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी की। इसे अपनाया गया 28 नवंबर सन 2007 में और इसी दिन हम प्रत्येक वर्ष राजकीय भाषा दिवस 28 नवंबर को मनाते हैं। राजकीय भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी। और मुख्य बात, राजकीय भाषा आयोग के प्रथम प्रांतीय सम्मेलन फरवरी 2013 को हुआ। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि छत्तीसगढ़ की जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।